वेरी गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। स्टैटिस्टिक्स का फर्स्ट चैप्टर अपन कर रहे हैं। इस चैप्टर में अभी तक आपको सीखने को मिला दैट व्हाट इज इकोनॉमिक्स, व्हाट इज इकोनॉमिक प्रॉब्लम, जो कि अपन माइक्रो इकोनॉमिक्स के बेसिक में भी सीख चुके हैं। व्हाट इज स्कार्सिटी, उसके बाद द मेन पॉइंट इज इंट्रोडक्शन अबाउट द स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स हमें डाटा के बारे में बताती है, जो भी हमारी मैथमेटिकल इंफॉर्मेशन है, क्वांटिटेटिव डाटा जिसे कि आप कहते हैं, वो सब हमारा क्या है, स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स जो वर्ड है वो स्टेटस से लिया गया, जर्मन जिसे स्टैटिस्टिक कहते हैं। सबसे पहली बार स्टैटिस्टिक्स यूज किया वर्ड गॉटफ्राइड एक्नवल ने 1749 में, जिन्हें कि अपन स्टैटिस्टिक्स का फादर भी कहते हैं। इन स्टैटिस्टिक्स को डेवलप करने में कुछ स्टैटिस्टिशियंस ने अपना भी कंट्रीब्यूशन दिया है, लाइक बॉले, एचवर्थ, कार्ल पियर्सन, फिशर, इन सब ने। स्टैटिस्टिक्स क्या है? स्टैटिस्टिक्स को अपन टू वे से डिफाइन करते हैं। वन इज अकॉर्डिंग टू द सिंगुलर सेंस एंड अनदर इज अकॉर्डिंग टू द प्लूरल सेंस। सिंगुलर सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है? डाटा की कलेक्शन, प्रेजेंटेशन, एनालिसिस, इंटरप्रिटेशन, मतलब दीज आर द स्टेजेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स। सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना, देन ऑर्गेनाइज करना, देन प्रेजेंटेशन, देन एनालिसिस और लास्ट में इंटरप्रिटेशन। एक्चुअली जो ये आप 5 स्टेजेस कर रहे हैं, यही आपका स्टैटिस्टिक्स का पूरा सिलेबस है। जैसे कि अपन माइक्रो की स्टार्टिंग में किया था, देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक्स। द फर्स्ट इज theory of consumer behavior, the second is theory of producer behavior, and third one is theory of price. तो theory of consumer behavior में आपका कंज्यूमर के रिगार्डिंग स्टडी की, याद है आपको 3 चैप्टर्स हमने रीड किए हैं। फर्स्ट अगर छोड़ दे, फर्स्ट बेसिक था हमारा, सेकंड theory of consumer equilibrium, third theory of demand, and the fourth one is price elasticity of demand. All these 3 chapters are a part of थ्योरी ऑफ कंज्यूमर बिहेवियर। तो इसी तरह से ये जो स्टैटिस्टिक्स की सिंगुलर डेफिनेशन में आप स्टैटिस्टिक्स को उसके स्टेजेस के हिसाब से आप डिफाइन करते हैं। टोटल में 5 स्टेजेस हैं, कलेक्शन से लेके इंटरप्रिटेशन तक। यही आपका क्या है, 5 चैप्टर्स, यही आपका क्या रहने वाला है, सिलेबस। उसके बाद स्टैटिस्टिक्स को आप डिफाइन किया प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग। प्लूरल सेंस के अकॉर्डिंग स्टैटिस्टिक्स क्या है? डाटा, न्यूमेरिकल इंफॉर्मेशन, न्यूमेरिकल डाटा, क्वांटिटेटिव डाटा। फिर उसके बाद कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आप डिस्कस किए। स्टैटिस्टिक्स में एग्रीगेशन की बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स जो है उसे हमारा डाटा है, बहुत सारे फैक्टर्स उसे अफेक्ट करते हैं, न्यूमेरिकली एक्सप्रेस करते हैं। स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है वो इनैमोरेटेड भी हो सकता है और एस्टिमेटेड भी हो सकता है। और स्टैटिस्टिक्स को एक सिस्टमैटिक से कलेक्ट करते हैं। पर्पस, अगर पहले से आपको आपका डाटा कलेक्ट करने का पर्पस पता है, that why you collect data, what is the need of data, क्यों आपको डाटा चाहिए, उसकी जरूरत क्या है, इस मैनर में अगर आप डाटा कलेक्ट करोगे तो शायद आपको अच्छा डाटा कलेक्ट हो सकता है। और स्टैटिस्टिक्स में आप होमोजीनियस डाटा की बात करते हैं। फिर उसके बाद बातचीत की, देयर आर सम फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स लाइक हेल्प्स इन अंडरस्टैंडिंग इकोनॉमिक प्रॉब्लम, प्रेजेंटेशन ऑफ फैक्ट इन डेफिनेट फॉर्म। स्टैटिस्टिक्स बहुत सारे डाटे को एक सिंगल वैल्यू में बताने में हमारी मदद करता है। फैक्टर्स के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड आउट करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करता है। और स्टैटिस्टिक्स गवर्नमेंट को या कंपनीज को, ऑर्गेनाइजेशंस को प्लान्स एंड पॉलिसीज बनाने में मदद करता है। और उन प्लान्स और पॉलिसीज का इम्पैक्ट क्या होगा, उन प्लान्स और पॉलिसीज का क्या, कैसे वो इंप्लीमेंट हुई है, नहीं हुई है, कितने हिसाब से वो इंप्लीमेंट हुई है,
ये भी स्टैटिस्टिक्स का ही पार्ट है। इंटरसेक्टोरल एंड इंटरटेम्पोरल कंपैरिजन, स्टैटिस्टिक्स की मदद से हम सेक्टर वाइज कंपैरिजन भी कर सकते हैं, लाइक एज आई टेल यू दैट comparison between males and females, comparison between rural areas and urban areas, or intertemporal comparison is timely comparison, that poverty in 1950s and poverty in 2020 या 2021, टाइमली कंपैरिजन भी स्टैटिस्टिक्स हमें करने में मदद करता है। नेक्स्ट टॉपिक किया हमने इंपॉर्टेंस स्टैटिस्टिक्स का, स्टैटिस्टिक्स कंजप्शन, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन इसमें हेल्प करती है। किसी भी तरह की कोई भी इकोनॉमिक प्लानिंग करने में स्टैटिस्टिक्स हमारी मदद करती है और बिजनेस को हेल्प करती है, और ऑफिशियली एडमिनिस्ट्रेशन के काम में भी स्टैटिस्टिक्स हमारी अच्छी खासी से हेल्प करती है। आज बेटा जी हमारा नेक्स्ट टॉपिक और लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर का, दैट इज लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। स्टैटिस्टिक्स की लिमिटेशंस क्या है, क्या कमियां हैं स्टैटिस्टिक्स की। स्टैटिस्टिक्स के बारे में आपको पढ़ा, इंट्रोडक्शन में पढ़ा, आप इसकी इंपॉर्टेंस पढ़ी, इसके फंक्शंस पढ़े, लेकिन इसकी लिमिटेशंस क्या है, कमियां क्या है। द फर्स्ट इज स्टैटिस्टिक्स डजंट स्टडी इंडिविजुअल्स। स्टैटिस्टिक्स में आप इंडिविजुअल्स को इग्नोर करते हैं। एक सिंगल वैल्यू की स्टैटिस्टिक्स में किसी भी तरह की कोई भी इंपॉर्टेंस नहीं है। एग्रीगेशन की बात करते हैं, आपके हिंदी में 40 मार्क्स आए हैं, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट नहीं है। जब आप बताओगे हिंदी में इतने हैं, एसएसटी में इतने हैं, पंजाबी में इतने हैं, मैथ्स में इतने हैं, इंग्लिश में इतने हैं, देन इट बिकम अ पार्ट ऑफ स्टैटिस्टिक्स। एक सिंगल वैल्यू की स्टैटिस्टिक्स में किसी तरह की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। मेरे पास 100 रुपीज है, ये स्टैट का पार्ट नहीं है। आपके पास 100 है, मेरे पास 100 है, आपके पास 200 है, उसके पास 300 है, उसके पास 400 है, उसके पास 500 है, ये स्टैटिस्टिक्स का पार्ट हो सकता है। सेकंड इज विदाउट रेफरेंस स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स में प्रूव टू बी रॉन्ग। अच्छा पॉइंट है, ध्यान से समझना। देखिए एग्जाम्पल लिखिए, कहते हैं कोई 3 फर्म्स हैं हमारे पास, 3 कोई फैक्ट्रियां हैं, दुकानें हैं, कोई कुछ भी है, फर्म ए, फर्म बी, फर्म सी। 3 फर्म्स दे रखी हैं, तीनों के 3 ईयर्स के 3 ईयर्स के हमारे पास इनके प्रॉफिट्स दे रखे हैं। 2017, 2018, 2019 तीनों कंपनीज के अलग अलग प्रॉफिट है। यहां पे समझने वाली बात क्या है, तीनों का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना है 48,000, और एवरेज प्रॉफिट कितना आ गया 48/3, 48,000, 48,000 उन्होंने कमाया, 3 सालों में कमाया 48,000/3, तो एवरेज प्रॉफिट तीनों का लगभग कितना है 16,000, 16,000। अब यहाँ पे अगर मैं ये कहूं, कोई आप बातचीत कर रहे हैं ए फर्म की, बी फर्म की, सी फर्म की, भी उनकी एवरेज प्रॉफिट क्या है 16,000। अगर सिर्फ एवरेज प्रॉफिट के थ्रू देखें तो यही कहेंगे कि यस तीनों कंपनीज एक जैसा काम कर रही हैं। ए कंपनी का भी एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000, बी कंपनी का भी एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000, सी कंपनी का भी एवरेज प्रॉफिट कितना है 16,000। अब सुनिए, अब जब प्रॉपर डाटा देखेंगे, ए फर्म का देखिए, पहले साल उन्होंने कितने पैसे कमाए 14,000, देन कितने अर्न किए 16,000, उसके बाद कितने किए 18,000। मतलब हर साल ए कंपनी प्रॉफिट में जा रही है, उसके प्रॉफिट लगातार इंक्रीज होते जा रहे हैं। अब बी फर्म की तरफ देखिए, बी फर्म का क्या है, पहले साल कितने प्रॉफिट कमाए 18,000, then 16,000, then 14,000। बी फर्म का क्या है, लगातार लॉसेस में जा रही है, पहले साल 18,000, then 16,000, then 14,000। और फर्म सी तीनों सालों में उसने कितने कमाए हैं 16,000। मतलब ए फर्म प्रॉफिट में जा रही है, बी फर्म लॉसेस में जा रही है, सी फर्म का जो बिहेवियर है वो क्या है
कांस्टेंट, वो लगातार 3 ईयर से सेम लेवल ऑफ प्रॉफिट अर्न कर रही है। तो यहाँ पे पॉइंट क्या है अपना कि बिना रेफरेंस के कई बार स्टैटिस्टिकल रिजल्ट्स गलत भी प्रूव हो जाते हैं। अब यहाँ पे अगर आप रेफरेंस नहीं दोगे, अगर आप सिंपली कह दिया कि तीनों कंपनीज के प्रॉफिट सेम है, तीनों कंपनीज की फाइनेंशियल पोजीशन एक जैसी है, तो गलत हो जाएगा। रेफरेंस देना पड़ेगा। ए कंपनी ज्यादा प्रॉफिट कमा रही है, हर साल प्रॉफिट में है, बी कंपनी लॉसेस में जा रही है, सी कंपनी का बिहेवियर कांस्टेंट है। थर्ड पॉइंट इज statistics deal with numerical fact only. Intelligence, honesty. कोई पर्सन बहुत ज्यादा रिलीजियस है, किसी पर्सन में बहुत ज्यादा गुस्सा है, कोई बंदा बहुत ज्यादा ईमानदार है, कोई बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है, कोई बहुत ज्यादा सुंदर है, क्वालिटीज स्टैटिस्टिक्स में इग्नोर करते हैं। स्टैटिस्टिक्स में आप सिर्फ और सिर्फ क्वांटिटेटिव डाटा ही यूज करते हैं, सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज को ही स्टैटिस्टिक्स में यूज किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यूज ही यूज करते हैं, क्वालिटी को आप इग्नोर करते हैं। ये लिमिटेशन है कि स्टैटिस्टिक्स क्वालिटेटिव डाटा को इग्नोर करती है। फोर्थ इज स्टैटिस्टिक्स आर ट्रू ओनली ऑन एन एवरेज। जो स्टैटिस्टिक्स है वो एवरेज बेस्ड है, ज्यादा एवरेजेस की बात करते हैं, और एवरेज हमेशा सही हो ये कोई जरूरी नहीं है। अब जैसे मेरे को प्रिंसिपल सर ने ऑफिस में बुलाया, प्रमोद जी आपकी क्लास का एवरेज रिजल्ट क्या है? मैंने कहा सर 70 मार्क्स एवरेज मार्क्स है उनके। अब ये बताओ जिन बच्चों के 100 में से 98, 99, 100 आए होंगे उनका भी 70 लग गया। जो 30, 32, 33, 34, 39, 40, 46, 50 ये वाले बच्चे होंगे, उनका भी कितना एवरेज आ गया? 70। ये स्टैटिस्टिक्स की कमी है कि स्टैटिस्टिक्स में आप ज्यादातर जो रिजल्ट है हमारे एवरेज बेस होते हैं, और एवरेज हमेशा सही हो कोई जरूरी नहीं है। मेरे पास 500 रुपये, आपके पास 200 रुपये है, 2000 रुपये है, दोनों को मिला के कितने हो गए? 2500। एवरेज कितनी होगी? 1250। मेरे पास तो 500 ही है। मेरे 500 कितने समझे गए? 1250। आपके 2000 कितने समझे गए? 1250। इस वजह से नेक्स्ट वन इज स्टैटिस्टिक्स नीड स्पेशल एक्सपर्टाइज। स्टैटिस्टिक्स कहते बच्चों का काम नहीं है। स्टैटिस्टिक्स को यूज करने के लिए, इसके थ्रू कंपैरिजन करने के लिए हमें प्रॉपर एक्सपर्टाइज की जरूरत है। अगर गलत पर्सन, बिना नॉलेज वाला पर्सन स्टैटिस्टिक्स को यूज करेगा तो भाई वो मिसलीडिंग रिजल्ट ही कैलकुलेट करेगा, अच्छा रिजल्ट वो नहीं दे पाएगा। जैसे मैंने किसी को मान लो है ना, कोई ऐसे कोई काम कर रहा है कि भाई बोल दिया कि क्लास के बच्चों की एवरेज निकाल के बताइए कितनी है, उसको पता ही नहीं एवरेज कैसे निकालनी है, ऐसी मल्टीपल कर रहा है, प्लस कर रहा है, माइनस कर रहा है, कुछ बच्चों का डाटा छोड़ दिया है, तो क्या बताइए वो सारा डाटा यूजफुल होगा? क्या उस डाटे के ऊपर विश्वास किया जा सकता है? बिल्कुल भी नहीं। Sixth is homogeneity of data is essential. होमोजेनिटी का मतलब एक जैसा डाटा ही स्टैटिस्टिक्स में यूज कर सकते हैं। डिफरेंट नेचर का डाटा स्टैटिस्टिक्स में आप यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे पहले भी बताया था, मेरी हाइट आपका वेट, मेरी पॉकेट मनी और आपका क्रिकेट का स्कोर, क्या इस चीज की आपस में कोई वैल्यू है? क्या ऐसी बातों को कोई कंपैरिजन कर सकते हैं? मेरी हाइट 5 फीट 6 इंच है, आपकी जेब में 2000 रुपए है, क्या कंपैरिजन है इसका? कोई भी कंपैरिजन नहीं है। तो ये लिमिटेशन है कि स्टैट में सिर्फ आप होमोजीनियस डाटा, एक जैसा डाटा ही यूज करते हैं। और लास्ट पॉइंट इज प्रोन टू मिसयूज। स्टैटिस्टिक्स का जो डाटा है उसका गलत इस्तेमाल भी हो सकता है। गलत इस्तेमाल का मतलब कि जैसे ऊपर पॉइंट किया है अपन कि अगर कोई अननोन बंदा
कम नॉलेज वाला बंदा स्टेटिस्टिक्स को यूज कर रहा है तो हमारे रिजल्ट्स वेरी करेंगे, हमारा रिजल्ट सही नहीं हो सकता, ये चांस रहेंगे कि उसमें थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आ सकती है। क्लियर? तो these are the basic limitations of a statistics. मेरी तरफ से बेटा जी ये आपका फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट हुआ। इसके बाद इसके कुछ एमसीक्यूज दे रखे हैं, वो आप पढ़ सकते हो, फिलअप्स हैं, ट्रू फॉल्स हैं, मैच अप है, लिया करो। ये नहीं है कि क्लास लगाई और बाकी काम छोड़ दिया, चल यार क्लास ला ली आज इकोनॉमिक्स पढ़ी ली। बहुत ज्यादा डेप्थ में जाके सब्जेक्ट है, जितना चाहो उतना ज्यादा डेप्थ में आप पढ़ सकते हो, उतना ज्यादा डेप्थ में आप कर सकते हो। 11th और 12th की इकोनॉमिक्स ही है जो कि आपका आगे जाके बेस बनाएगी। अगर कोई ये चाहता है कि मैंने आगे जाके इकोनॉमिक्स ही पढ़नी है, कई बार मन बन जाता है किसी सब्जेक्ट में, तो अगर आपको 11th 12th का इकोनॉमिक्स अच्छे से आता है तो समझो आपका इकोनॉमिक्स में कल्याण है, एकदम बढ़िया रहेगी। मतलब देखिए वैसे तो आपको भी पता ही है, हर कोई ऐसे ही होता है ना, मेरे को मैं इकोनॉमिक्स पढ़ाता हूं तो मैं इकोनॉमिक्स का कहूंगा, कोई हिंदी पढ़ा रहा है हिंदी को कहेंगे, पंजाबी पंजाबी को कहेंगे, एंड सो ऑन, ऐसे ही चलता है ना। लेकिन ये सच है कि इकोनॉमिक्स में डेप्थ बहुत ज्यादा, एक वो समुंदर है जिसमें कि आप जितना गहराई में जाना चाहो उतना गहराई में जा सकते हैं। ऐसे होते हैं ना, ओशियंस होते हैं, बड़े बड़े समुंदर होते हैं, बहुत ज्यादा गहरे होते हैं, जितना आप जाना चाहो उतना ज्यादा गहरा उसमें जा सकते हो। तो ये हमारी इकोनॉमिक्स भी एक ऐसा ही ओशियन है, एक ऐसा ही समुंदर है कि आप जितना मर्जी डेप्थ में जा सकते हो। जितना ज्यादा डेप्थ में जाओगे उतने ज्यादा आपको हीरे मोती, उतना ज्यादा नया नया कुछ आपको मिलेगा। मेरी तरफ से हमेशा आपके लिए हेल्पिंग हैंड खुला रहता है, कभी आप चाहो मैसेज करके कुछ भी आप पूछ सकते हो, मोस्ट वेलकम। अच्छा लगता है जब आप पूछते हो, कोई ऐसा नहीं है कि बच्चे ने पूछ लिया है ना, आप सोचो कि टीचर को पूछना है, कैसे पूछे, नहीं, आप ही का टीचर है, जब चाहो आप पूछ सकते हो। तो चलिए फर्स्ट चैप्टर अच्छे से इसको आप पढ़ें, रिवाइज करें, और मंडे को पहले डाउट सेशन कर लेंगे, ट्यूसडे को फिर देख लेंगे नया चैप्टर स्टार्ट करें। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू, बाय।